नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार की खबर के साथ, जहां पर आज लगातार 7वें दिन हमने तेजी देखी। इस तेजी का ही असर था कि सेंसेक्स और निफ्टी उछाल देखने को लगा रहे थे। 4 महीने बाद सेंसेक्स फिर 60,000 के स्तर को पार कर गया है। निफ्टी भी करीब 119 अंक चढ़कर 17,944 पर बंद हुआ। बाजार में आज हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स के साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो एक्शन तो काफ़ी रहा और भरपूर तेज़ी भी बाजार ने दिन भर दिखाई और टॉप परफॉर्मिंग सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स ने 60,000 के पार के लेवल्स हमें दिखाएं। वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से भी अच्छी तेज़ी के बीच ही क्लोजिंग नजर आई। करीब 100 अंकों के ऊपर की तेज़ी निफ्टी में और 200 अंकों के ऊपर की तेज़ी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। आउट परफॉर्मेंस ऑफकोर्स सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप से भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी नजर आए। आज बाजार में सबसे ज़्यादा तेज़ी प्रदान करने वाले स्टॉक्स, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ी में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक्स में बजाज ट्विंस के काउंटर थे। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अच्छी मजबूती हमने देखी। दिन भर इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज रहा और क्लोजिंग भी इसी तरह बढ़त पर होती हुई दिखी। करीब 6% की तेजी बजाज फिनसर्व में हमने देखी और 3% की बढ़त बजाज फाइनेंस में नजर आई। इसके ठीक पीछे एफएमसीजी प्ले में भी अच्छी तेजी थी। एचयूएल के स्टॉक में मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आए। वही रिलायंस और साथ ही भारतीय एयरटेल ने भी इसी तेजी में कंट्रीब्यूट करने का काम किया। बिकवाली का दबाव, आज ऑटो स्पेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या कह सकते हैं कि अब जो एक्शन दिख रहा था बाजार का, उसमें ऑटो स्पेस ने एक बैक सीट, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि हमने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी कमजोरी हमने आज के सत्र में देखी। अल्ट्राटेक सीमेंट में बिकवाली देखने को मिली। वहीं टॉप मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें, जील का स्टॉक, जी एंटरटेनमेंट, आज ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत से जो मजबूती थी, दिन भर मजबूती कायम रही और क्लोजिंग भी अच्छी तेजी के बीच। ट्रेंट और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वहीं अपोलो टायर्स, टायर स्पेस में अच्छी तेजी थी और अपोलो टायर्स इसमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। हिंदुस्तान जिंक, मैक्स हेल्थकेयर, प्रेस्टीज और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स में आज बिकवाली का दबाव दिन भर देखने को मिला और मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम इन तमाम स्टॉक्स में दिखा। सेक्टर स्पेसिफिक गेन्स कहां दिखे? हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी मजबूती आज के सत्र में दिख रही थी, क्योंकि पावर पैक था आज का दिन। सिर्फ ऑटो स्पेस को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा फार्मा हो, चाहे एफएमसीजी, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ एक्शन था और क्लोजिंग भी काफी एक्शन पैक ही रही। बिल्कुल, तो काफ़ी एक्शन पैक दिन रहा आज कुल मिलाकर देखने को मिला। लगातार 7वें दिन, जैसा हमने बताया आपको, तेज़ी जारी थी आज और सेंसेक्स 4 महीने के बाद 60,000 के अहम स्तर के पार निकलने में कामयाब रहा। लेकिन क्या इंडेक्स की वैल्यूएशन इस समय है और कौन से वो सुपरस्टार हैं जो सेंसेक्स को इस स्तर तक ले गए हैं? मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूरे अपडेट के साथ। बताइए शरद। जी बिल्कुल, 60,000 का इम्पॉर्टेंट आंकड़ा आज दिन के ट्रेड में पार हो गया है और आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं लग 4 से 5 महीने के बाद ये आंकड़े को जो है टच किया गया है। लास्ट टाइम जो 60,000 का जो क्लोजिंग बेसिस पे आंकड़ा देखे थे, वो अप्रैल 5 को रिकॉर्ड किया गया था। अब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4% जो है अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है सेंसेक्स। अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स या 800 पॉइंट्स की जो है ऑन एन एग्रीगेट बेसिस पॉइंट्स पे जो है सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। लेकिन कुछ अहम जो आप कह सकते हैं कि स्टॉक्स है जो आपके सेंसेक्स के जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए जून 17 के लो से, अब सेंसेक्स खुद जो है लगभग 18% जो है उन जून लो से अभी भाग चुका है। तो जो अहम 5 स्टॉक्स है उसमें हम देख सकते हैं एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्टॉक्स जो है 30% के ऊपर का ग्रोथ दिए हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी हैं और ऑटो स्पेस से M&M भी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 29 to 34% का ग्रोथ देखने मिला है। और वैल्यूएशंस की भी थोड़ी अगर बात कर लेते हैं आगे जाते हुए, यहाँ पे जो है सेंसेक्स के जो EPS अर्निंग्स है, यहाँ पे ग्रोथ का अनुमान है और याद रखिए ये 12 महीने के फॉरवर्ड के आंकड़े हैं। तो यहाँ पे EPS जो है बढ़ के 2893 से बढ़ के 3485 तक होगा। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़ी ज़रूर सॉफ्ट होंगी आगे जाते हुए। अभी 21 टाइम्स ट्रेड कर रही है, अगले 2 साल में जो है एक्सपेक्टेड है कि 17 गुना होगा। बिल्कुल, और कई बाजार के एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई। रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पंकज मुरारका ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार सभी ग्लोबल फैक्टर्स को पचा चुका है। उनके मुताबिक इंटरनेट बिजनेस में अगले 10 साल शानदार ग्रोथ की संभावना है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन इवेंट हो गया है, बिकॉज इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे। और हमने देखा कि जैसे इमीडिएट वॉर के बाद सारी कमोडिटी प्राइसेस जो काफी तेज गति से बढ़ी थी, अब धीरे धीरे वो सब वापस करेक्ट होके वहीं वॉर, जब वॉर शुरू हुआ तो उस लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे आ चुकी हैं।
तो उसके चलते ये जो इन्फ्लेशन भी एक्सेलरेट हुआ था, ये जो बढ़ा था, मार्केट जो इस चीज से कंफर्ट ले रहे हैं कि वी आर एट पीक इन्फ्लेशन। अब यहाँ से आगे जाके, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस पिछले 3 महीने में काफी गिरे हैं, इंक्लूडिंग ऑयल प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन यहाँ से आगे जाके घटेगा और उसकी वजह से यूएस फेड जो है, वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जाके टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, ये साल के एंड तक एक पॉज लेगा, क्योंकि उनकी रेट हाइक तब तक हो चुकी होगी और इन्फ्लेशन काफी हद तक काबू में आ चुका होगा। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक हमारे इंडिया का सवाल है, हमारी इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। वर्ल्ड में सब इकोनॉमी में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है, खासकर चाइना में एक शार्प स्लो डाउन की काफी सारी साइंस दिख रहे हैं इकोनॉमी में। और ऐसे माहौल में एक इंडिया एक स्टैंड आउट इकोनॉमी होती है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी है या स्ट्रांग है और ये आने वाले समय में स्ट्रांग रहेगी। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा सब इन्वेस्टर्स को कि आप मार्केट्स में थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें, 1 साल का 2-3 साल का व्यू लें, और उस एंगल से आप मार्केट में हमें इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है, पर उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है। और क्या कहते हैं, और कहीं अगर मार्केट में करेक्शन आए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस समय इन्वेस्ट करना है। ब्याज दर में हो रहे इजाफे से असर से मोदी सरकार ने किसानों को राहत दी है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख तक के लोन पर ब्याज दर में 3% की छूट जारी रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। बैंकों को इसका नुकसान ना हो तो भारत सरकार 34,856 करोड़ रुपए की मदद अपनी ओर से करेगी, ताकि किसानों को ज़्यादा ब्याज ना देना पड़े और किसानों को लोन देने वाले बैंक, उनको भी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए 34,856 करोड़ रुपए का हम लाभ दे रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 3.13 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इसका टारगेट था हमारा 2 करोड़ 50 लाख। किसानों के साथ साथ मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए की ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में किया है और 7% पर मिलता है, लेकिन समय पर देकर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है और 4% ही रह जाता है। अब आपने इसमें आगे पूछा कि कितने लोगों ने इसका लाभ लिया। ये हर किसान के लिए उपलब्ध है जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और पीएम किसान से जुड़ा हुआ है, इसको उसका लाभ मिलता है। और कृषि लोन पर 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के क्या मायने हैं किसानों के साथ साथ बैंकों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, किस तरह से मदद हो पाएगी किसानों की? और जैसा कि अभी हम अनुराग ठाकुर को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बैंकों को भी नुकसान ना हो, इसकी भी तैयारी सरकार ने की हुई है। अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि किस तरह दोनों पार्टियों की मदद सरकार कर रही है। देखिए, आज की घोषणा का सीधा मतलब ये है कि सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन की जो राशि है, जो कि बैंकों को मिलना बंद हो गया था पिछले 2 साल से, क्योंकि जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट रेजिम था, ब्याज दरें काफ़ी कम हो गई थी, तो सरकार को ऐसा लग रहा था क्योंकि 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन जो है केसीसी के तहत किसानों को दिया जाता है, तो 2% का जो गैप है वो गैप सरकार पूरा करती है। लेकिन ये 2% की राशि सरकार बैंकों को नहीं दे रही थी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दरें जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि इस साल जून महीने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, इसकी वजह से बैंकों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन की जो रकम है बैंकों को नहीं दिया जा रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज ये फैसला किया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन की जो रकम है वो बैंकों को दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि बैंकों को फ़ायदा होने जा रहा है, बैंकों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से इंटरेस्ट सब्सिडी की जो राशि है वो किसानों को दे रहे थे। किसानों के लिए किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की जो रकम उनको मिल
मिल रही थी, जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही थी, वो पहले की तरह ही मिलती रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हाँ, अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो इनडायरेक्ट तरीके से किसानों को ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बैंकों को अगर सरकार ब्याज की राशि नहीं देती या इंटरेस्ट सबवेंशन की राशि नहीं देती तो बैंक ये निर्णय ले सकते थे आने वाले दिनों में कि उनको नुकसान हो रहा है, अब वो किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे। तो लिहाजा ये स्थितियाँ पैदा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन की राशि देने की शुरुआत फिर से कर दी है। एक और अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है, वो है दरअसल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, जिसकी घोषणा सरकार ने कोविड के दौरान की थी, उसमें जो ब्याज उसमें जो टोटल उसका कॉर्पस है उसको 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब उसमें अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए की राशि जो है उसमें आवंटित कर दी गई है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 50,000 करोड़ रुपए की राशि है वो स्पेशली हॉस्पिटैलिटी और जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके लिए अलग से रखा गया है। मतलब इन सेक्टर्स को ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि कोविड के दौरान यही ऐसा सेक्टर्स था जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और रिवाइवल की जो रफ्तार है अभी भी उतनी तेज़ नहीं हुई है। लिहाजा इस सेक्टर को आसान शर्तों पर लोन मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड सेक्टर्स के लिए। ओके, तो यानी कि बैंकों की मदद की जा रही है और इनडायरेक्ट तरीकों से यहाँ पर जो मदद किसानों को मिल रही थी वो जारी रहे, इसकी कोशिश और तैयारी सरकार ने की है। बहुत शुक्रिया प्रकाश, वो पूरी खबर समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। स्टील सेक्टर के लिए कोकिंग कोल की सप्लाई बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए कोयला मंत्रालय ने कल एक अहम बैठक बुलाई है। क्या हो सकता है उस बैठक में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है स्टेक होल्डर्स के साथ कि कैसे जो कोकिंग कोल के जो सप्लाईज़ हैं इंडिया में उसको ऑगमेंट किया जाए। ये हम जानते हैं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोकिंग कोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और हाल ही में हमने देखा कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के चलते ग्लोबली कोकिंग कोल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। इंडिया हम जानते हैं कि 80% जो उसका कोकिंग कोल का रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है इंडिया को, जिसके चलते जो स्टील के प्राइसेस हैं उस पर भी काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया था डोमेस्टिक मार्केट में। इसीलिए ये जो कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है कोल मिनिस्ट्री द्वारा, स्टेक होल्डर्स के सजेशंस लिए जाएंगे कि कैसे जो सप्लाईज़ हैं कोकिंग कोल के स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए उसको इंक्रीज़ किया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाए, जो वॉशरीज़ हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए और जो एक्सप्लोरेशन है उसका भी कैसे इंक्रीज़ हो सके। ये सब बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कल के लिए। और पूरी स्ट्रैटेजी डिवाइस की जाएगी कि कैसे उनकी जो इनपुट कॉस्ट है स्टील मैन्युफैक्चरर्स की कोकिंग कोल को लेकर उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। ये भी हम जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने जो 2.5% जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी कोकिंग कोल पर वो भी हटा दी है, ताकि जो इनपुट कॉस्ट है स्टील मैन्युफैक्चरर्स का वो कम हो सके, उन पर प्रेशर कम हो सके इनपुट कॉस्ट को लेकर। तो जो कल की मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट रहेगी देखने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी मिनिस्ट्री डिवाइस करती है ये कोकिंग कोल के सप्लाईज इंक्रीज़ करने के लिए। मेघना हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक और अहम खबर जो आप लेकर आई हैं वो भी दर्शकों के सामने पेश करेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नॉन कोर एसेट के डीमर्जर प्लान को लेकर भी कल एक अहम बैठक होने वाली है। मेघना, क्या हो सकता है इस बैठक में और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जैसा कि हम जानते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रिवाइज डीमर्जर स्कीम है उसका कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से अभी अप्रूवल पेंडिंग है और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कल अगस्त 18 को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बुलाया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा जो उनका रिवाइज डीमर्जर प्लान है उसके ऊपर, और ये देखना रहेगा कि कल क्या अप्रूवल आता है या नहीं। इसके बाद MCA ने एक अपॉइंट करेगी एक ऑफिशियल को जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी और एक लेंडर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। इन दोनों मीटिंग्स में 75% जो शेयर होल्डर्स और 75% लेंडर्स हैं उनका अप्रूवल भी नेसेसरी है इस रिवाइज डीमर्जर स्कीम पर। ये दोनों मीटिंग्स सितंबर में होने की उम्मीद है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल बिड्स हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वो एक्सपेक्टेड है नवंबर में जाके, ये भी सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। देखना रहेगा कि क्या ये पूरा
बड़ा ट्रांजैक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में दीपम कंप्लीट कर पाती है, क्योंकि जो 63.75% स्टेक है उससे लगभग 2535 करोड़ मिलने की उम्मीद है। दीपम को जो एक अच्छा अमाउंट है उसका टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इस साल का जो ₹65,000 करोड़ का टारगेट है दीपम के पास। तो कल की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो पूरा रिवाइज डीमर्जर स्कीम है उस पर डिस्कशन होगा, तो वो देखना रहेगा कि उसका आउटकम क्या रहता है। बहुत शुक्रिया मेघना, उन दोनों ही खबरों पर अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। घरेलू बाजार में आयरन ओर की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार लो ग्रेड ओर को रिफाइन और इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। इस खबर पर और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में आयरन ओर की सप्लाई बढ़ाने के मकसद से और इंपोर्ट को पूरी तरीके से खत्म करने के मकसद से सरकार एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से लो ग्रेड के जो आयरन ओर हैं उसका इस्तेमाल जो भी कंपनियां करती हैं या फिर लो ग्रेड के आयरन ओर को हायर ग्रेड के आयरन ओर में तब्दील किया जाता है तो कंपनियों को रॉयल्टी में कंसेशन दिया जाएगा। दरअसल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने अपनी सिफारिशें माइंस मिनिस्ट्री को सौंपी है और ये कहा है कि जो भी कंपनी 58% एफी ग्रेड के आयरन ओर को 62% एफी ग्रेड और या फिर उसके ऊपर के ग्रेड में तब्दील करती है तो उन्हें रॉयल्टी में कंसेशन दिए जाने की जरूरत है। अलग अलग तरीके से अगर इसको प्रोसेस किया जाता है उसके हिसाब से 5% और 10% छूट जो है वो रॉयल्टी में देने की सिफारिश जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने की है। कमेटी ने ये भी कहा है कि 58% एफी ग्रेड के जो प्रोडक्शन है उसका 80% जो है वो हायर ग्रेड में तब्दील किया जाना है और इसके हिसाब से पॉलिसी तैयार की जा रही है। साथ ही साथ कंपनियों को इस बात का भी विकल्प मिलेगा कि वो अपने लो ग्रेड के आयरन ओर को नजदीकी माइंस के पास ट्रांसफर कर सकते हैं जिनके पास स्मेल्टिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ इस बात की भी सिफारिश की है कमेटी ने कि जो पॉलिसी है उसको 5 साल तक लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि कितनी क्वांटिटी जो है उसका बेनिफिशिएशन जो है वो अभी तक हो पाया है। साथ ही साथ ये भी माइंस मिनिस्ट्री ने कंसर्न कंपनियों से और इंडस्ट्री से इस प्रपोजल पे सुझाव मांगे हैं, उनके कमेंट्स मांगे हैं और इसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे एक तरफ जहां एनएमडीसी, टाटा जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रक्रिया को अपना रही हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं या स्टैंड अलोन माइनर्स हैं उनको दिक्कतें होगी क्योंकि उनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नई ऑपरेशनल सब्सिडरी शुरू की है। हालांकि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन बैंक को उम्मीद है कि इस मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक ये सब्सिडरी पूरी तरह से काम करने लगेगी। इस सब्सिडरी से बैंक को क्या फायदा होगा और किस तरह से सपोर्ट देने की तैयारी है, इस एक्सक्लूसिव खबर पर पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। बताइए अंकुर। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पर जो पायलट वर्क है वो ऑलरेडी 16 अगस्त यानी कि मंगलवार से शुरू हो गया है। एक बार ये पायलट वर्क कंप्लीट हो जाता है, पूरे ऑपरेशनल डिवीजन की हायरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उम्मीद यही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY 2023 में ये ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी पूरी तरीके से चलने लगेगी। और SBI का इरादा यही है कि अपनी जो कॉस्ट है वो एफिशिएंटली मैनेज करना है ताकि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसमें सुधार हो। हमें ये भी जानकारी मिली है कि संजीव नारायणी जो कि अभी तक बंधन बैंक में थे वो ही इस डिवीजन को हेड करेंगे। इनफैक्ट उन्हें बंधन बैंक से यहाँ पर इसी को हेड करने के लिए लाया गया है। संजीव नारायणी ने ऑलरेडी काम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करीब 30 साल से ऊपर, लेकिन 2019 में वो बंधन बैंक चले गए थे और अब उन्हें वापस इस सब्सिडरी को हेड करने के लिए लाया गया है। RBI ने ऑलरेडी इस सब्सिडरी को मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो बैंक की उम्मीद यही है कि वो 50% के नीचे आ जाएगा एक बार ये कार्यान्वित होती है। अभी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था बैंक का वो करीब 61% रहा था, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 10% बढ़ा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर खतरनाक प्रोडक्ट बेचने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला प्रेशर कुकर की खराब क्वालिटी से जुड़ा है। तय मानकों से खराब क्वालिटी का प्रेशर कुकर बेचने के मामले में CCPA ने यह एक्शन लिया है। इसके तहत 598 कंज्यूमर्स को बेचे गए प्रोडक्ट्स को वापस लेने का आदेश देते हुए उनके पैसे लौटाने को भी कहा गया है। इसके साथ ही CCPA को 45 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी फ्लिपकार्ट को दिए गए हैं।
अलग अलग गैजेट और अलग अलग चार्जर, इस प्रॉब्लम से हम सभी को हर दिन दो चार होना पड़ता है, खासकर तब जब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हों तो सारे चार्जर को कैरी करना मुश्किल होता है। लेकिन अब तकनीक के दौर में ऐसे कई तकनीक आ रही हैं जो चार्जर से जुड़ी ये मुश्किल खत्म कर सकती हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एक ही चार्जर काफ़ी होगा। वन चार्जर पॉलिसी को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की आज एक अहम मीटिंग हुई। इसमें कमेटी बनाने पर फैसला लिया गया है और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए एक ही चार्जर हो, इसको लेकर के सरकार ने आज एक अहम बैठक करी। तकरीबन 1 घंटा चली इस बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने करी और इसमें कई प्रतिनिधि शामिल थे। मसलन जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि, CII फिक्की की तरफ से भी प्रतिनिधि, यहाँ तक कि IIT कानपुर, IIT BHU के भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल थे। सरकार ने अपनी तरफ से उनकी क्या राय है, मत है, वो इस प्राइवेट सेक्टर के सामने रखा। सरकार का मानना है कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसके लिए अगर एक ही चार्जर होगा तो ये सभी के लिए फायदे की बात होगी। कंज्यूमर को अलग अलग चार्जर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए लाभ की बात है। दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं उनके लिए भी ये कॉस्ट सेविंग का रास्ता बन पाएगा। इसके अलावा सरकार को लगता है कि अगर एक ही चार्जर ये फ्रेमवर्क डेवलप होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को बहुत बड़ी संख्या में आने वाले वक्त में कम किया जा सकता है। तो ये पहली बैठक थी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद में, यानी कि दोनों तरफ से चर्चा होने के बाद में, सरकार ने लगभग इस बात पर सहमत हुई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं इनको 3 वर्टिकल में विभाजित या बांटा जा सकता है। एक जो स्मार्टफोन है, दूसरा जो वियरेबल मसलन जो स्मार्ट वॉच है, और इसके अलावा जो तीसरा वर्टिकल होगा वो लैपटॉप या टैबलेट का हो सकता है। और इसी को लेकर के सरकार 3 एक्सपर्ट ग्रुप का गठन कर सकती है, जिसको माना जा रहा है कि इसी महीने नोटिफाई किया जा सकता है। ये एक्सपर्ट ग्रुप तमाम स्टेक होल्डर से, प्राइवेट सेक्टर से फीडबैक लेने के बाद में, उनके सुझाव लेने के बाद में एक फाइनल जो खाका तैयार करेगी वो सरकार को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को वापस भेजेगी और फिर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन बड़ी तस्वीर जो सरकार देख रही है, चूंकि ग्लोबली भी बड़े पैमाने पे भी वन चार्जर पॉलिसी को माना जा रहा है, कई मुल्क इसको अपनाना चाहते हैं, तो भारत भी उस कतार में शामिल होना चाहती है जहां पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए एक ही चार्जर हो। इसके जरिए सरकार आने वाले वक्त में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करना चाहती है और उस दिशा में पहली बैठक, इसके बाद कई बैठकें, और सरकार इस बड़े कंसेप्ट को धरातल पे उतारना चाहती है। बिल्कुल, और इसी अहम मुद्दे पर हमने बात की गैजेट एक्सपर्ट निखिल चावला से। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। इसके अंदर जो मेन दावेदार रह जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो काफी ऑप्शंस शुरू से ही 2016 से टाइप सी हो चुकी थी, जहां पे OnePlus ने शुरुआत करी थी अपने फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन से। टाइप सी चार्जिंग आ गई थी 2016 में, पर उससे पहले 2012 में एप्पल ने अपने 30 पिन कनेक्टर्स को हटा के लाइटनिंग पोर्ट 2012 में लेके आए थे, जो आज तक चल रहे हैं। 2022 चल रहा है, तो 10 साल से वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और आज भी अगर देखे जाए तो यही वो चार्जिंग पोर्ट है जो टाइप सी के साथ लाइटनिंग, पहले ये नॉर्मल USB के साथ आता था, इसको टाइप सी करे हुए भी उनको कुछ साल हो गए हैं। और जब उन्होंने चार्जर हटाया तो लोगों ने कहा ये क्या कर दिया, अपने पैसे बचाने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए चार्जर हटाया। बट वो भी एक ई वेस्टेज को हटाने के लिए किया था कि सबके पास चार्जर्स हैं तो चार्जर्स की जरूरत नहीं है, बस आपको बॉक्स में एक केबल मिलेगी जो एक तरफ से टाइप सी है और एक तरफ से लाइटनिंग है। तो उस लाइटनिंग पोर्ट की वजह से अभी तक एप्पल को बोलते हैं कि उसके पास प्रोप्राइटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है और टाइप सी नहीं है। बट एप्पल के बाकी प्रोडक्ट जैसे कि मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है, उनके टैबलेट्स हैं, आईपैड प्रो है, आईपैड एयर है, या नया आईपैड मिनी है, उसमें अब टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग आने लग गई है। तो कुछ सालों से ऐसा नहीं है कि एप्पल के पास सारी चार्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी है। इनफैक्ट जो एप्पल की घड़ी का भी चार्जर अब इस बार आया था वो भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आया था, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जल्दी ही लागू होने वाले हैं नॉर्म्स। अगर इंडिया में नहीं तो यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्रीज इस पर प्रेशर बना रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये बाकी कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन उसको बना देती है एक नॉर्म, तो एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा इंडिया कि हाँ, जिसके पास अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में डालते रहो। तो ये एक अच्छी पहल है कि सबके लिए एक कर दिया जाए चार्जिंग सोल्यूशन। जैसे कि शुरू से हम देख रहे हैं कि एंड्रॉइड में चार्जिंग सोल्यूशन USB टाइप सी कर चुके हैं मैन्युफैक्चरर, नॉट जस्ट स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स, डिजिटल कैमरास जो आते हैं उनको टाइप सी करना, या आपके ईयरबड्स आते हैं उनको टाइप सी करना। और मुझे लगता है कि 2025 से पहले पहले ये सब हो जाएगा, क्योंकि 2024 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि iPhone 15 जो आने वाला है वो डेफिनेटली टाइप सी चार्जिंग के साथ आएगा। बिकॉज एक तो 15 साल हो जाएंगे आईफोन के, कुछ बड़ा चेंज लाने का एक मौका है, एक अनाउंसमेंट करने का मौका है, और दूसरा ये सब नॉर्म्स भी तब तक लागू हो चुके होंगे। और एप्पल बहुत ज्यादा गंगो है वायरलेस चार्जिंग को लेके, इसलिए उनके अब सारे डिवाइसेस में वायरलेस चार्जिंग भी आ रही है, आईफोन्स में हो या उनके एयरबड्स में हो।
तो एयरपोर्ट से लेके उनके फोन्स में आ चुकी है वायरलेस चार्जिंग। सुकेश चंद्रशेखर की ठगी केस में जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल 200 करोड़ रुपए वसूली मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलिन को भी आरोपी बनाया है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है उसमें दावा किया गया है कि वसूली के रुपयों से जैकलिन को भी फायदा हुआ है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रियांक। प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ अब आरोप पत्र दायर कर दिया है। ईडी की जांच तकरीबन मार्च 2021 से चल रही थी, जब से जैकलिन फर्नांडिस का नाम मल्टी मिलियनर कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चल रही जांच में सामने आया था। ईडी का कहना है कि उनके जांच में पता चला तकरीबन 5.5 करोड़ के करीब के जो गिफ्ट थे, महंगी गाड़ियां, महंगी ज्वेलरी और काफ़ी ऐसे सामान जो जब्त किए गए थे, वो सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को गिफ्ट किया था। लेकिन मार्च 2021 से लेकर के अब तक 5 से 6 दफ़ा जब भी जैकलिन फर्नांडिस की पूछताछ हुई है, उन्होंने इस पूरी चीज़ को सिरे से खारिज किया था। इसके बावजूद भी प्रवर्तन निदेशालय ने तकरीबन 7.5 करोड़ की जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसे प्रोविजनली अटैच किया था, जिसके बाद अब ईडी ने बुधवार को इस पूरे मामले में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर के जैकलिन फर्नांडिस अब बॉलीवुड की वो पहली अभिनेत्री हो गई हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट दायर की गई है। वहीं कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना है। उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस को भी समन किया जाएगा एज एन आरोपी के तहत, और उसके बाद जांच के दौरान जो जो चीज़ें आई हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू होगा। कैमरा से होगी अश्विनी के साथ प्रियांक त्रिपाठी, मैं ET नाउ स्वदेश के लिए दिल्ली से। कोरोना एक बार फिर अपना सिर उठाने लगा है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा हर रोज करीब 6 लाख तक पहुंच गया है। खासकर दिल्ली और मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार परेशानी बढ़ाने वाली है। सबसे बड़ी फिक्र पॉजिटिविटी रेट को लेकर है। राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा करीब 20% पर पहुंच गया है, जो पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। 1 अगस्त को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट करीब 11% थी, जो 16 अगस्त को 19% से ज्यादा के पार पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि बूस्टर डोज लगाने के बाद 10% लोगों को ही कोरोना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DGCA ने एयरलाइंस को नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जाहिर है कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते मामलों को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। कोरोना के खतरे पर हम एक्सपर्ट से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नीति आयोग के मेंबर VK पॉल को सुनते हैं, जिन्होंने लोगों से प्रिकॉशनरी डोज लेने की अपील की है। पहली बात है कि प्रिकॉशन डोज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने कोविड-19 के अगेंस्ट शील्ड कवच मजबूत करने के लिए प्रिकॉशन डोज लगना ज़रूरी है। जिसको भी दूसरी डोज लगे हुए 6 महीने हो गए हैं, जिस व्यक्ति को भी 18 साल से ऊपर, उसको प्रिकॉशन डोज बिल्कुल लेनी है और देर नहीं करनी है। बिल्कुल, तो प्रिकॉशनरी डोज लेना ज़रूरी है, यही बताया जा रहा है। लेकिन आखिर गड़बड़ी हो कहाँ रही है? इतना जो कोविड का नंबर बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है और आपको और हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। पहला सवाल जो मन में आता है वो यही कि हमने इतना मुश्किल समय देखा कोरोना का, 2 साल बहुत मुश्किल से बीते, उसके बाद लोगों में वैक्सीनेशन हुआ। अब जब हम धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कोविड के नंबर फिर से बढ़ने लगे हैं। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? 2 चीजें हैं। एक तो हम सिर्फ नंबर देख के घबराए नहीं, नंबर के बाद में आगे क्या होता है ये देखे। आगे अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बेड की ज्यादा जरूरत नहीं है, ICU वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है और हमारे मौतों का दर काफी कम है, जो अभी 0.1% है। भारत में अभी तक जो क्यूमुलेटिव है ने 2-2.5 साल के अंदर जो डेथ रेट था कोविड का, वो 1.3%, 1.2% था। अभी ये घट के 0.1% हो गया। इसका मतलब ये है कि कोविड अभी फ्लू के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर फ्लू से हम डरते नहीं है तो कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, हम अपने आप को दूसरे देशों के मुकाबले में भी देखें।
भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और आज की स्थिति भी काफी अच्छी है। जापान की लोक संख्या भारत से 1/11 है, 10% से भी कम है और जापान हमारे यहाँ से 15 गुना ज्यादा केसेस दे रहा है। उनके हफ्ते के केसेस जो है 14 लाख हफ्ते में आ रहे हैं, हर दिन 2 लाख आ रहे हैं। भारत में 8,000 9,000 के आगे केसेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारा सब इकोनॉमी ओपन अप है, हमारा रोजमर्रा की जिंदगी ओपन अप है, सोशलाइजेशन चालू हो गया है, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है, कॉन्फ्रेंसेस चालू हो गई है। तो ऐसे हालात में थोड़ा बहुत नंबर आगे जाएगा। हमें एहतियातियां बरतनी है 2 चीज में। एक तो जब हम पब्लिक प्लेस में जाएं, लोकल में जाएं, अपने बसेस में जाएं या बंद हॉल जो एयर कंडीशन हॉल है इसमें जाएं, हम मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज जो वैक्सीन है, हमने बहुत महीनों से सरकार को गुजारिश की थी कि जो 2 डोज के बीच में गैप है, जो 9 महीने था उसको 6 महीने करें, जो भारत सरकार ने मान लिया है और पिछले 1 महीने से वो गैप कम कर दिया है। दूसरा हमने ये दरख्वास्त की थी कि जो प्रिकॉशन डोज 60 साल के उम्र के कम है उनको पहले चार्ज लगाते थे, अब उनको फ्री में कर दिया है। ये बात अगर थोड़ी पहले होती तो शायद प्रिकॉशन डोज ज्यादा लगता। तो लोगों को ये लग रहा है कि हवा में है, कोविड आगे खत्म हो गया है, हमें छुएगा नहीं, तो ये गलत धारणा है। कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड हमारे साथ चलेगा और ये कई साल चलेगा। डॉक्टर तो साहब, एक बड़ा हमें सवाल जो आता है अभी दिमाग में वो ये कि हमारे आंकड़े कम हैं, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बात है। जापान जैसे देशों में आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी वजह उसके पीछे ये भी होती है कि टेस्टिंग कितनी हो रही है। क्योंकि बड़े शहर हों या छोटे शहर, हमारे यहाँ जो पहले कोविड के समय में ज्यादा टेस्टिंग हुआ करती थी, वो अब लोग टेस्ट करवा ही नहीं रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, कई लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोविड बहुत ज्यादा डरा नहीं रहा है, बहुत डरावना नहीं है, अगर मुझे सिम्टम दिख भी रहे तो शायद मैं टेस्ट न करवाऊं। ये कितना सुरक्षित है? टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्या हो गया कि पिछले 6-8 महीनों के अंदर ओमिक्रॉन का जो बिहेवियर हमारे साथ है, ये वेरिएंट ऑफ सपोर्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। ये सबको छू कर गया, इन्फेक्शन लगा कर गया, तो लोगों में ये हो गया कि अभी थोड़ा बहुत बुखार आ गया, खांसी आ गई, तो एक आध कोई टेस्ट करता है, कोई बाकी लोग टेस्ट करते नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग घरों में टेस्ट कर रहे हैं और किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि जो उसका जो सीरियसनेस था अस्पतालों में, हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, वो भी अभी खत्म हो गया। कि पहले हम लोग डरते थे कि एक आध केस अगर कोई आ गया कोविड का तो हमारे स्टाफ को हम चौंकाना कर देते थे। अभी आजकल रोजाना एक आध 2 केस आते हैं, हम लोग कुछ उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते कि हमको कोविड हो जाएगा। तो ये फर्क पड़ा है। लेकिन अगर आप उसका एंड रिजल्ट देखें, जो हम जिसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं, तो डेथ रेट कम होने की वजह से क्या होता है कि अगर टारगेटेड टेस्टिंग होता है, बहुत बीमार है वो जाके टेस्ट करेगा, मरने की हालत में वो जाके टेस्ट करेगा, जो एडमिट है वो टेस्ट होगा, तो आपका जो परसेंटेज ज्यादा दिखेगा। ये टारगेटेड टेस्ट है, परसेंटेज इतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है। तो हमारे जो मतभेद होते हैं कि परसेंटेज 10% हो गया, 20% हो गया और टेस्टिंग बढ़ा दो, यस बढ़ा सकते हैं, किसके खर्चे से? तो हमें यह देखना है कि अगर कोविड का बिहेवियर फ्लू के जैसा है और वायरल फीवर के जैसा है, तो इसके लिए हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे ज्यादा एनर्जी, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर ये पैसा स्टेट एक्सचेकर से जाता है। और जो वर्टिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जंबो सेंटर बने हुए हैं, उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, कोविड को इंटीग्रेट कर दिया जाए जनरल हेल्थ सिस्टम से। तो जो हेल्थ केयर कर रहे हैं वही कोविड केयर करे, वही फ्लू केयर करे, तो आसानी से काम हैंडल होगा और उसका खर्चा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। आपको लगता है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज लगाया है उनको फायदा हो रहा है और 10% जो है नंबर दिखाई दे रहा है ग्रोथ का कोविड के यहाँ पर केसेस में, और इसलिए ये शायद बहुत चिंता की बात नहीं है, वो थ्योरी ठीक है? आपको लगता है वो ठीक है प्रिकॉशनरी डोज जिसने लगाया? क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो या कोविड का वैक्सीन लिया हो, इसकी इम्यूनिटी लाइफ टाइम नहीं है, इसकी इम्यूनिटी 1-2 साल भी नहीं है, हो सकता है 6-8 महीने है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश का जो वैक्सीन है, खास करके कोविशील्ड, जो 90% लोगों में यूज हुआ है, इसकी एफिकेसी बाहर के देशों के mRNA वैक्सीन से, फाइजर के और मॉडर्ना के वैक्सीन से अच्छी है। उनका वैक्सीन एफिकेसी 4 से 6 महीना है, इसीलिए कई देशों में इंक्लूडिंग जापान यहाँ 5वां डोज लग रहा है, 4था डोज लग रहा है। हमारे यहाँ भी अभी तक लोगों ने 3रा डोज भी नहीं लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो वैक्सीन की एफिकेसी है 8-9 महीने से ज्यादा है। दूसरी चीज,
अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है 8-10 महीने, 1 साल, 1.5 साल उसकी इम्यूनिटी चलती है, तो आपको अगर हर साल में डोज लगाना पड़े, अभी तो वो बात आई नहीं है, लेकिन तीसरा डोज को अगर आपको 1 साल हो गया, गैप हो गया है, आप तीसरा डोज लगा ले, ताकि आप खुद के लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए भी सुरक्षित होंगे। क्योंकि जो बीमार कौन हो रहे हैं, जो 60 के ऊपर के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, सीवियर कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, और वही मर रहे हैं। तो ये हमारे माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, इनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए भी खुद का थर्ड डोज लगा ले, ताकि हमें इन्फेक्शन नहीं आए। इन्फेक्शन आने से नहीं आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे इन्फेक्शन आने से हमारे परिवार के लोग को इन्फेक्शन होगा। दूसरा, बच्चों में जो 12 साल के कम के उम्र के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन मिला नहीं है, तो उनको भी आप प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मैं डॉक्टर साहब आखिर में यही आपसे जानना चाह रहा था, आपने 1-2 पॉइंट्स गिनाए हैं, लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार एक जनरल टू डू लिस्ट बताएं कि हमें इस समय कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल कहा एक फ्लू की तरह बिहेव अब वो कर रहा है, लेकिन अब मैं दफ्तर भी जा रहा हूं, मैं सिनेमा हॉल भी जा रहा हूं, मैं शॉपिंग मॉल भी जा रहा हूं, और इसलिए भीड़ भाड़ के इलाके में जाता हूं, मैं ट्रैवल करने लगा हूं। अब मुझे किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? मुझे एक वैक्सीन का प्रिकॉशनरी डोज लगाना चाहिए अगर मैं एलिजिबल हूं, ये तो हम सबने माना है और ये बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन एहतियात अब मुझे क्या बरतनी चाहिए? 2-3 बड़ी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे हमें न तो सिर्फ कोरोना से लड़ने में आसानी होगी, बल्कि जो इसका प्रसार हो रहा है, जो ये फैल रहा है, उसे भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। पहली बात तो लोग ये ध्यान में रख लें कि कोविड समाप्त नहीं हुआ है। कोविड हमारे साथ आज भी मौजूद है और हो सकता है अगले कुछ साल मौजूद रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप मास्क लगाते हैं पब्लिक बिहेवियर में, मॉल में, थिएटर में, ट्रांसपोर्ट में, तो ये आप खाली कोविड से नहीं, दूसरे वायरल फीवर से और H1N1 जो फिलहाल चल रहा है, स्वाइन फ्लू, इससे भी बचते हैं। तो आपको मास्क का प्रोटेक्शन, जैसे हमने HIV में देखा, कंडोम का प्रोटेक्शन सिर्फ HIV के लिए नहीं था, कई 19 बीमारियों के लिए था जो जिससे लोग बच गए। उसी ढंग से मास्क का प्रोटेक्शन आपको कई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन फ्लू, H1N1, कॉमन फ्लू या अपना वायरल फीवर जो अभी चल रहा है, और इसी का पिक्चर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कोई कोविड से बीमार है, कोई वायरल फ्लू से बीमार है, या कोई H1N1 से बीमार है। तीसरी चीज ये है कि हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए 2 ही चीजें, एक मास्क है और एक वैक्सीन है। वैक्सीन आपको मुफ्त में मिल रहा है, बाकी कई देशों में मुफ्त वैक्सीन नहीं मिल रहा है। हमारे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे देश ने 210 करोड़ वैक्सीनेशन किया है, एक अच्छी मिसाल की है, लेकिन तीसरा डोज लेने वाले खाली लोग 10 करोड़ भी लोग नहीं है। तो तीसरा डोज अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हमें वही हालत ना देखना पड़े जो हमें 1 साल पहले देखने को मिली थी। तो हमें उस कदम है जिसको हमें उठाने की जरूरत है, और ये बहुत जरूरी है इस समय कि हम लोग न तो सिर्फ ये कदम उठाएं बल्कि सतर्क भी रहें। कोरोना अभी गया नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सलाह देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बाजार के बिग बुल को याद करते हुए ही MK वेंचर्स के मधु केला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। मधु केला ने बताया कि राकेश झुनझुनवाला की सीख नए निवेशकों के भी काम आएंगी। उन्होंने बहुत पहले बाजार में वो देखा जो शायद आप और हम न देख पाते। राकेश झुनझुनवाला उन सबसे बढ़कर ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। उन्हें भैया इसलिए कहा हम लोग प्यार से बुलाते थे बिकॉज वो सबके बड़े भैया थे। सुख दुख मार्केट हमेशा वह समझाते थे, मगर सुख दुख के वह एक साथी थे। और मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति हमारे साथ इस समय जो शो पर हैं वह राकेश झुनझुनवाला के को अपना गुरु मानते थे, मेंटर मानते थे। राकेश झुनझुनवाला ने उनके जीवन में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा योगदान दिया है। मधुसूदन केला आज हमारे साथ है। मधु, आपके लिए एक डिफ़िकल्ट समय है। आपकी पूज्य माता जी का भी कुछ समय पहले निधन हुआ था और अब आपके गुरु राकेश झुनझुनवाला, तो आई कैन सिंसियरली पास माई कंडोलेंसेस। थैंक यू सो मच। निकुंज, एक्चुअली राकेश भैया के लिए गुरु वर्ड बहुत कम है। वो इन ट्रू सेंस वो मेरे मास्टर थे। मतलब मैं भी डिस्क्राइब, मैं भी 3 दिन से खोज रहा हूँ कि मैं उनको क्या बोलूँ। भैया तो वो थे ही, बट अगेन इट्स अ वेरी माइल्ड थिंग। और गुरु तो थे ही,
पर वो रियल ट्रू सेंस में मास्टर थे, जिन्होंने पिछले 20 साल में बहुत मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर, बहुत मेहनत करी मुझे ग्रूम करने के लिए, बहुत कुछ समझाया, बहुत आत्मीयता से सिखाने की कोशिश करी। और मैं फॉर्चुनेट था कि मैं उनकी कंपनी में था, तो कुछ चीज़ें आपको सिखानी नहीं पड़ती है, कुछ चीज़ें आप अच्छी कंपनी में ऑब्जर्व करके भी सीख जाते हो। तो मुझे जो टच किया निकुंज, हम सब जानते हैं वो कितने बड़े आसामी थे, कितना उनके पास पैसा था, बट वो कितने अच्छे आदमी थे ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ आज की ये जो ट्रेड है, ऐसे तो कॉम्पिटिटिव ट्रेड है ना, कि हर आदमी सोचता है कि मैं मेरा आइडिया अगर किसी से शेयर कर दूंगा तो अगला आदमी जाके ले लेगा या वो पैसा कमा लेगा। यहाँ पे एक ऐसा था कि ना वो आइडिया शेयर करते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि आइडिया निकालना कैसे, आइडिया को इवेलुएट कैसे करना है, तो आप अपनी खुद की आइडिया भी निकाल सकते हो। दूसरा, ये धंधा कितना सिक्रेटिव है कि आज किसी को आप अपनी नेटवर्क पूछ लो तो आदमी 5 बार सोचता है कि मैं बताऊं क्या दूं, क्या जवाब दूं, क्या नहीं दूं, पर वो बड़े ओपन थे ये सब मामले में। वो इंस्पायर करना चाहते थे, जो मैंने करा आप भी करो। एग्जैक्टली दैट यू सेड ना, वो इंस्पायर करना चाहते थे। और ऑफ लेट अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में उन्होंने ये भी बोला था कि मेरी वेल्थ को मैं ऊपर नहीं ले जाने वाला। उन्होंने ये प्लेज किया था कि मैं 5,000 करोड़ रुपए की चैरिटी करूँगा। तो वो जो एस्पेक्ट है ना राकेश झुनझुनवाला का एज ए ह्यूमन, मतलब निकुंज, ये नल से जल की ये योजना जो सरकार चला रही है ना, उसके बारे में हमारी बहुत कई बार डिटेल में बात हुई है। इतनी खुशी थी उनको दिल से, और इसीलिए वो बीजेपी गवर्नमेंट को और मोदी जी को इतने बड़े वो फैन थे। बोले ये लोग इतने फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं ना, कि हर घर में जब नल जल जाएगा एंड मेरी बहनों को 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर जाके पानी नहीं लाना पड़ेगा ना, ये एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट है। तो उनका हार्ट ये था कि एक्चुअली गरीब से गरीब आदमी की मदद हो रही है। एंड वो मुझे कभी कन्वर्सेशन में यही समझाते कि ये चेंजिंग इंडिया है, इसके लिए मैं बुलिश हूँ इंडिया पे। ये जो फंडामेंटल चेंजेस होते हैं ना सोसाइटी में, जी। और जो स्किल होती है सोसाइटी में, एक यूथनेस पुल होता है और एक एस्पिरेशन होती है। बोले इस सब से एस्पिरेशन आएगी तो वो उसका बाकी अपने को सब पता है, जीडीपी ग्रोथ जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उनका जो फंडामेंटल ये बिलीफ था ना कि ये चीज़ें चेंज हो रही है, और उनसे उसको बहुत खुशी होती थी निकुंज। आपको राकेश झुनझुनवाला की कौन सी सबसे एक कहते हैं ना मेमोरी है, याद है? एक ऐसा इंस्टेंस बताइए जो आपने कभी शेयर नहीं करा हो, जो हमें नहीं पता है, हमें दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। निकुंज, मैं एक इंस्टेंस शेयर करूंगा जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट आप हमेशा अच्छा से अच्छा निकाल ही लेते। जी हाँ। तो 2019-20 में ना मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, थोड़े कुछ गड़बड़ हो गए, मैं ठीक था, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक दिन मेरे को एक एनवेलप आया घर पे और उसमें लिखा था फ्रॉम राकेश। तो मैंने उसमें वो एनवेलप देखा तो उसमें एक अनडेटेड चेक था ऑफ सर्टेन अमाउंट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अमाउंट। एंड फिर मेरे को 1 घंटे बाद फ़ोन आया भैया का कि तेरे को एनवेलप मिला। हाँ, मैं बोला भैया मिल गया। तो भैया पर आपने ये क्यों भेजा है? बोले मुझे पता है कि तेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी इसको रख ले, अगर ज़रूरत पड़े तो बैंक में डाल देना। क्या कौन करता है? नहीं, कोई नहीं करता। दूसरा, रिसेंटली देखो मेरी मदर जब ऑफ हुई और प्रेयर मीटिंग में वो हॉस्पिटल से व्हीलचेयर पे आए, उस समय बीमार थे, 45 मिनट्स तक बैठे थे, बीमार थे, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में। रिलेशनशिप पे बहुत वो हमेशा बहुत ज़्यादा करते थे। एंड अर्ली इन द स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मेरा जो रिलायंस में ज्वाइन करने का था, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया उससे कि तुझे ये करना ही चाहिए। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट मुलाकात अमिताभ झुनझुनवाला से राकेश भैया के घर पे हुई थी, एंड वहीं से मेरा वो रिलायंस ज्वाइन करने का सिलसिला भी चालू हुआ। और मैंने काफ़ी उनसे डिटेल में कंसल्ट किया, बोले तेरे लिए बहुत अच्छा है, तू कर ले। तो निको ये तो काउंटलेस मेमोरी है, मतलब मैं इसको 2, 4, 6
मैं 1000-2000 भी बता सकता हूँ इंस्टेंसेस विच हैव रियली मूव्ड मी थ्रू आउट दिस 25 years of knowing him. ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है करीब 20-25 साल हुआ है, उनमें गुस्सा आता था, कई बार आता था, हम सुनते थे। तो आपको डांट भी पड़ी उनसे कभी? बहुत बार पड़ी, पर वो डांट अपने हक से करते थे। हमको ये पता था ये डांटेंगे 2 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएंगे, 4 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। तो उनकी डांट ये नहीं थी कि मैं तेरे से गुस्सा हो गया हूँ तो मैं अभी तेरे से 4 दिन बात नहीं करूँगा। उनकी डांट ये थी कि मैंने तेरे को 8:30 बजे बुलाया और तू आ रहा है 9 बजे, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो उनकी डांट ऐसे थी। सो वी न्यू कि वो एक बार वो बोल देंगे, 2-4 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। पर मधु, अक्सर लोग कोई इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं तो काफ़ी रिसर्च करते हैं, कई लोग कई घंटों तक, कई दिनों तक एनालाइज करते हैं। जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, राकेश झुनझुनवाला जब निवेश करते थे वो आधी घंटे के अंदर डिसीजन लेते थे। ही वुड टेक क्विक डिसीजन एंड ही वुड बेट बिग। ये कैसे उन करते थे? तो निकुंज उनका वही हमेशा वो बोलते भी थे दैट यू नो एनालिसिस इज अ पैरालिसिस। कुछ ज़्यादा यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड ट्रेंड of where the sector is or where the stock is, where the price is and where the markets are, right? And vis-a-vis, and if you get the broad sense, lot of people actually बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो प्रिसाइज पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे हम देखें निफ्टी 15,200 से 18,000 जाने वाला था, तो अभी आपने 15,200 में खरीदा कि 400 में खरीदा कि 15,000 में खरीदा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर अगर आपको कन्विक्शन है तो आप कितना बड़ा बेट करते हो उस समय, और आप एकदम प्रिसाइज पॉइंट नहीं खोजते तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट उनका था कि वो कभी प्रिसाइज पॉइंट नहीं खोजते थे कोई भी कंपनी में। वो एक ब्रॉड डायरेक्शन देख के देखिए, हाँ ठीक ये मुझे अच्छा लगता है। और जो भी स्टॉक सस्ता कब होता है, जब कुछ बैड न्यूज़ होती है। अब बैड न्यूज़ को हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं कि पूरी बैड न्यूज़ आ चुकी है, तब उनको लगता था कि ये प्राइस में आ चुका है मेजॉरिटी ऑफ द बैड न्यूज़। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी मुझे कि ना, जब आपको 4 गुना या 5 गुना पैसा करना है ना, तो आप टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते उसमें कि मेरे को 3 साल में करना है कि 4 साल में करना है कि 5 साल में करना है कि 6 साल में करना है। बोले 6 में भी हो जाएगा तो बहुत है, 7 में भी हो जाएगा तो बहुत है, 5 में भी हो जाएगा तो बहुत है। तो वो एक ब्रॉड कॉल ना, इसीलिए तो वो राकेश झुनझुनवाला थे ना। मैं और आप वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो वो राकेश झुनझुनवाला थे। जी हाँ। पर एक शातिर दिमाग, एक स्मार्ट ट्रेडर और एक पहुंचे हुए इन्वेस्टर बहुत रेयर है ग्लोबली। अगर आप देखें तो जब या तो ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, राकेश जी दोनों करते थे और दोनों बेहतरीन करते थे। और एक आप जो एक लाइन आप भूल गए, वो एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। हाँ, शायद हमें वही बात करनी वो बड़ा क्या है, वो कॉम्बिनेशन थी। और मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा एसेट अपार्ट फ्रॉम हिज ब्रेन उनके संबंध थे, उनके रिलेशनशिप्स थे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड उन्होंने कभी रिलेशनशिप का गलत फायदा नहीं उठाया, बट सही तरीके से हम लोग जान देते थे। क्यों भैया बोलते थे, कुछ भी बोलो भैया के लिए कुछ है तो करना ही है, और मेरे जैसे 20 होंगे। जी। तो उनके सही रूप से अगर हम बोले कि राकेश जी झुनझुनवाला की सही श्रद्धांजलि क्या है? मेरे लिए तो निकुंज ये है कि जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने बताया है, जो भी गैप से मेरे एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज वेल एज इन्वेस्टर, मैं उस गैप को फिलअप करना चाहूँगा। और जैसे वो इंडिया के लिए, इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए हमेशा इतने ऑप्टिमिस्टिक थे और ओपनली कंट्रीब्यूट करते थे, मैं भी वैसे ही कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ स्वदेश पर आप आएंगे ज़्यादा। मैं तो आप जब बुलाते हो आता हूँ। देखो इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपने मुझे बुलाया, काफ़ी आभारी और ये मेरा पहला इंटरेक्शन है। जी हाँ। तो आखिरी सवाल मधु, राकेश झुनझुनवाला से जब हमारी लास्ट बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था दिस डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया, और मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा दैट वो हमेशा कहते थे बेस्ट ऑफ इंडिया इज येट टू कम। क्यों ऐसा कहते थे? ऐसा क्या है जो उनको दिख रहा था आज हमें नहीं समझ में आ रहा है? उनको ये लगता है था निकुंज कि अभी पूरा जो ग्लोबल जो पैसा है
इंडिया में डेमोक्रेसी है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कई बार एक्सप्लेन किया है। जी हाँ। और वो सब चीज़ें अभी एक तरफ एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। और ये जो 5-7 साल का अपना जो क्लींजिंग भी हो गया, वेदर इट इज रिलेटिंग टू करप्शन, बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो क्लींजिंग भी होना था वो हो गया। तब उनको लगता है पूरा ग्लोबल अटेंशन इंडिया की तरफ होगा और अपना जो इनहेरेंट एडवांटेजेस है, क्योंकि अभी 5-7 साल में प्रॉफिट ग्रोथ तो कोई लंबा चौड़ा है नहीं ना। अब उनको लगता है कि 10% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया सस्टेन कर पाएगा अगले 10-12 साल तक। और शायद यही ट्रेंड है जो उन्हें बुलिश बना रहा है। शायद यही, अगर आपको उनकी समझ और राकेश झुनझुनवाला की समझ से कुछ समझना है तो बी बुलिश ऑन इंडिया, द बेस्ट इज येट टू कम। अनडाउटेबली आई थिंक हम लोगों ने भी जो भी आपसे इंटरेक्शन किया है, पार्शियली ऑफ कोर्स वी लर्न फ्रॉम हिम एंड पार्शियली इट इज आवर ओन हार्ड वर्क, राइट। और वो दिखता भी है निकुंज, जब आप ये क्वार्टर के सब कंपनीज के परफॉर्मेंस देखो, लास्ट क्वार्टर के सब कंपनीज के परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई से, हाँ, जो जिस हिसाब से कंपनीज का बैलेंस शीट वन टाइम रिस्ट्रक्चर हो गया है, डेट कितनी सारी कंपनी हाईली डेटेड कंपनीज कितनी सारी रिस्ट्रक्चर हो गई। और मैं आपको बिफोर आई गो एक लास्ट नंबर देके जाता हूँ। 2015 और 2022 के बीच में 16.5 लाख करोड़ रुपया का बैंकिंग सिस्टम में क्यूमुलेटिव प्रोविजन हुआ है। 16.5 लाख करोड़, विच इज रफली 20% ऑफ द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम। मतलब एसबीआई की बैलेंस शीट के दुगना के आसपास। हाँ, नहीं, एसबीआई बैलेंस शीट का हाफ, मतलब एसबीआई बैलेंस शीट का हाफ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ 20% एवरेज अगर मैं बैंकिंग का निकालूं लास्ट 7 इयर्स का, तो एवरेज लोन बुक का रफली 18-20% प्रोविजन हो चुका है। तो आप सोचो कितना बड़ा क्लीन अप अपने बिहाइंड है। तो ये पीएसयू बैंक अच्छे से कैप्चर करेंगे। यस, एब्सोल्युटली। तो आखिरी एक पॉइंट मधु जी, राकेश झुनझुनवाला की फर्म का नाम था रेयर, रेखा झुनझुनवाला RA, राकेश झुनझुनवाला वो मिला के रेयर बने, मगर वास्तव में राकेश जी रेयर थे। आई थिंक उन्होंने बड़ा सोच के नाम रखा था, इंट्यूशन से रखा होगा, बिकॉज दिल से उनको भी पता था कि देयर विल बी मेनी पीपल हु विल कम इन द वर्ल्ड एंड मेनी विल गो, बट देयर विल बी rarest of rare Rakesh Jhunjhunwala. As my friend Vijay Kedia wrote, there are bulls and there are bears, but there is only one lion, and there is only one rare lion which is white color, and that was Rakesh Jhunjhunwala. So true, so true. Thank you. आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इटीना स्वदेश पे इस खास कार्यक्रम में बस इतना है।